योगी सरकार की नजर अब अवैध खनन माफियाओं पर है। जी आपको बता दें कि खनन माफियाओं को लेकर एक अभियान चलाने जा रही है योगी सरकार, जिसमें बिना माइनिंग टैग करने वाले जो वाहन हैं अब उनको खनन क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं होगी। बिना सिक्योरिटी नंबर, जो हाई सिक्योरिटी नंबर है, उसके बिना भी अवैध खनन वाली जो गाड़ियां हैं वो अब खनन क्षेत्र में नहीं जा पाएंगी। अगर ऐसे दिशा निर्देशों को पालन नहीं किया जाएगा तो तमाम उन अधिकारियों पे, जो खनन अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। देखा गया था कि तमाम ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनमें धूल लगी होती है, जिनके ऊपर नंबर प्लेट नहीं होती थी और वो लगातार खनन क्षेत्र में जाके अवैध खनन करती थी। इसको लेते हुए कई शिकायतें आने के बाद अब योगी सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि अब 1 जुलाई से ऐसी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जिनके ऊपर नंबर प्लेट नहीं होगा, या फिर जिनके ऊपर बालू या मोरंग की जो धूल प्लेट लगा देते हैं नंबर प्लेटों को छुपाने के लिए, ऐसी गाड़ियों पर चालान कराया जाएगा। साथ ही साथ उनको सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि उन अवैध खनन माफियाओं पर नकेल लगाया जाएगा जो तमाम ऐसी गाड़ियों से दिन और रात में अवैध खनन कराते रहते थे। पटना में हुई महागठबंधन की बैठक के बाद अखिलेश यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार जिलेवार बैठक कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया, वहां के विधायकों को बुलाया और कहीं ना कहीं आज की जो बैठक थी उसमें अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कौन मैदान में उतरेगा आजमगढ़ से, उसको लेकर कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बातचीत की, मंथन किया कि किसको मैदान में उतारा जाए। अब देखना होगा कि कौन मैदान में उतरता है। वहीं कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव वो चेहरा हो सकते हैं जिसको अखिलेश यादव आजमगढ़ से टिकट दे और आजमगढ़ से मैदान में उतारे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मंथन का दौर जारी हो चुका, यानी बसपा ने मंथन करना शुरू कर दिया और अपने समीकरण को तैयार करना शुरू कर दिया। यानी साफ है कि उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति के होंगे या तो फिर उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा होगा। ऐसे व्यक्तियों को पार्टी से दूर रखा जाएगा और उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। साफ है कि ऐसी छवि वाले शिक्षित लोगों को ही टिकट बांटा जाएगा जो समाज में सेवा करते हो, समाज में अच्छे विचारधारा के साथ में जनता के साथ जुड़ाव उनका अच्छा हो, ऐसे लोगों को टिकट देगी बसपा। इसके साथ ही साथ में लगातार अपने निरीक्षण कर रही हैं कि ऐसे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में जो खड़े हो सकें और इसके आगे बढ़ा सके पार्टी को। यानी साफ है कि आने वाली लोकसभा की तैयारियों में बसपा सुप्रीमो जुड़ चुकी हैं और इसके साथ ही साथ में उन लोगों को सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है जो दलित हो और मुस्लिम हो कैंडिडेट में। यानी कि साफ है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तैयारी कर रही है उसको साफ देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में निरीक्षण बहुत तेजी से होगा और आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो समाज में शिक्षित और समाज में अच्छे व्यवहार के साथ में रहते हों। श्रावस्ती जनपद में कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। श्रावस्ती जनपद में कल राज्यपाल श्रावस्ती जनपद में पहुंचकर अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी और वहीं कलेक्ट्रेट में पहुंचकर दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण करेंगे और इसके बाद प्रधानाचार्य महाविद्यालयों के साथ बैठक करेंगी और अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगी। कई कार्यक्रमों में राज्यपाल शिरकत करेंगे जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी के गठन के बाद आज पहली बैठक होगी। बैठक के दौरान तमाम प्रस्ताव रखे जाएंगे, प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम की जो कार्यकारिणी बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं आज जो बजट है उसको बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि वर्तमान समय में लखनऊ नगर निगम का लगभग 2000 करोड़ का बजट है जिसको और ज्यादा बढ़ा करके नगर का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ जो पार्षदों की वार्ड निधि होती है उसको भी बढ़ाने को लेकर के प्रस्ताव रखा जाएगा। 2.5 करोड़ के आसपास सालाना ये जो पार्षद निधि है उसको लेकर के प्रस्ताव रखा जाएगा। हालांकि इतने बड़े बजट को मंजूरी मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रस्ताव आ रहा। साथ ही साथ 74 स्टैंड जो टेम्पो स्टैंड है उनके लिए स्थान चिन्हित किया जाएगा, इसको लेकर के भी मंजूरी मिलेगी। निश्चित तौर पर आज की जो कार्यकारिणी होगी उसमें कहीं ना कहीं हंगामे के भी आसार है, क्योंकि तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के पार्षद जो है वो चाह रहे हैं कि नगर निगम मंजूरी दे, लेकिन कई बार प्रस्ताव भेजने के बाद भी नगर निगम द्वारा मंजूरी नहीं मिल रही थी। निश्चित तौर पर अब कार्यकारिणी में उन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की पूरी आशा है। उत्तर प्रदेश में लगातार बंदरों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए वन विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि बंदरों के खाने पीने की व्यवस्था वन विभाग देखेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि जो बंदर हैं वो शहरों की ओर रुख ना करें, उसको लेकर बड़े पैमाने पर जंगल में पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। अब वन विभाग की तरफ से फल वाले पेड़ भी वन विभाग के अंदर लगाए जाएंगे ताकि जो बंदर हैं जो शहर और गाँव की ओर रुख करते हैं वो जंगलों में ही रहें। इसको लेकर अमरूद, जामुन और आम के पेड़ लगाने की तैयारी वन विभाग की तरफ से की गई है, क्योंकि देखा जा रहा है प्रायः कि बड़े पैमाने पर बंदर शहरों की ओर रुख करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर बंदर शहरों में घुसकर उत्पात मचाते हैं। उसी को रोकने के लिए वन विभाग को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर
प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही मैदान से लेकर पहाड़ तक डराने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण विजुअल केदारनाथ मार्ग का है, जहां एक गदेरा बहुत तेजी से सड़क पर आ रहा है और इतनी तेज वेग से पानी आ रहा है कि लोग डर रहे हैं। केदारनाथ के पैदल मार्ग का नज़ारा का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। यही वजह है कि मौसम विभाग से लेकर राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है कि मौसम का अलर्ट और मौसम का पूर्वानुमान देखने के बाद ही यात्रा मार्ग पर यात्री निकलें। 30 तारीख तक प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें 29 जून तक अधिक बारिश के आसार हैं। प्रदेश में और इस बीच बड़ी खबर आ रही है बरेली में। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर। बरेली में बच्चे के खतना मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। बरेली के एम खान अस्पताल का लाइसेंस किया गया निलंबित, तो बच्चे की जीभ के ऑपरेशन की जगह कर दिया गया था खतना। खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद डिप्टी सीएम ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले की जांच के आदेश दिए थे, तो जांच के बाद एम खान अस्पताल का लाइसेंस किया गया निलंबित। तो इसे कहते हैं खबर का असर होना हमारा लक्ष्य, खबर भी असर भी। तो सीएमओ ने बच्चे के माता पिता के आरोपों के आधार पर यह कार्रवाई की है। गठित की गई टीम मामले की गहनता से कर रही जांच। आरोप सही पाए गए तो डॉक्टर और अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो देखिए, हमारा लक्ष्य है कि खबर भी हो और असर भी हो। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का कि असर देखने को मिला है। इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था, किस तरह से जीभ का ऑपरेशन कराने बच्चे का गए थे परिवार वाले, लेकिन इस दौरान खत्मा कर दिया गया बच्चे का। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले की जांच के आदेश दिए। जांच के बाद एम खान अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। तो इसे कहते हैं खबर का असर होना हमारा लक्ष्य, खबर भी असर भी। सीएमओ ने बच्चे के माता पिता के आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई है। गठित की गई टीम मामले की गहनता से जांच कर रही थी और आरोप सही पाए गए तो डॉक्टर और अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। और अधिक जानकारी के साथ अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता बरेली से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, ये पूरा मामला जिस तरह से आया उसके बाद कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा था और न्यूज़ 1 इंडिया ने कई सवाल इस मामले को लेकर खड़े किए कि आखिर ये किस तरह की व्यवस्था थी, ये किस तरह का इलाज था और खतना क्यों किया गया। और देखिए, अब इसी पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है। जिस तरह से हमने इस खबर को दिखाया, अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। जी, आपको बता दें, ये पूरा मामला थाना बागरी क्षेत्र के एम खान हॉस्पिटल का है, जहां पर एक 2.5 वर्षीय बच्चे के माँ बाप ने एम खान हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, क्योंकि उसे बोलने में दिक्कत थी, उसकी जीभ का ऑपरेशन होना था। वहीं डॉक्टर जावेद के द्वारा 2.5 वर्षीय बच्चे का खतना कर दिया गया, जिसके बाद जब माँ बाप ने हंगामा किया तो अस्पताल प्रशासन ने कहीं ना कहीं समझौते के लिए दबाव बनाया। लेकिन ये खबर आग की तरह फैल गई थी। हिंदू संगठन भी मौके पहुंच गए थे और वहीं प्रमुखता से ये खबर न्यूज़ इंडिया ने लगातार दिखाई थी। वहीं न्यूज़ इंडिया की खबर के असर के चलते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया था और तत्कालीन सीएमओ बलवीर सिंह को जांच के आदेश दिए। 24 घंटे में जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। वहीं डॉक्टर सीएमओ बलवीर सिंह से जब मैंने बात करना चाहिए तो उन्होंने साफ तौर बताया, डिप्टी सीएम का साफ तौर पर आदेश आया 24 घंटे मुझे रिपोर्ट देनी है। वहीं डिप्टी सीएम ने माता पिता के आरोपों के आधार पर एम खान हॉस्पिटल का लाइसेंस फिलहाल निलंबित कर दिया है और वहीं उच्च स्तरीय टीम गठित करके पूरे मामले की इस समय जांच चल रही है। वही जांच में दोषी पाए जाने पर डॉक्टर व अस्पताल के ऊपर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जी अभिषेक, इसके साथ ही साथ बताया जा रहा कि कानूनी कार्रवाई के भी तमाम इस पर हो सकती है। किस तरह से अभी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी कानूनी तरफ से? जी, आपको बता दें, ये चूंकि डॉक्टरों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। वहीं आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर पागरानी जो कि बाहर हैं इस समय, जो कि आईएमए के अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर बयान आया है। जो भी सच्चाई, जो भी सामने आएगी सच्चाई, उसके तहत ही कार्रवाई का वो स्वागत करें। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही। जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की जाएगी और सारे सबूतों के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए अभिषेक, परिवार वाले सीएम से भी गुहार लगाए थे कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाए और कार्रवाई की जाए। आप देखिए, वो एम खान अस्पताल के जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया गया। एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अभी परिवार से क्या आपकी बातचीत हो पाई है?
जी, परिवार से जब बात करने के प्रयास किया तो परिवार कहीं ना कहीं फिलहाल अभी तो सकते में है, परिवार से पूरी तरह से भी बात नहीं हो पाई है। फिर भी जैसे ही बात होगी पूरी जानकारी मिलते ही अपडेट कराए। फिलहाल परिवार का यही कहना है कि हमें तो न्याय चाहिए था, क्योंकि उनके जो बच्चा था, बच्चे के पिता का साफ तौर पे कहना था मैं इसलिए कार्रवाई करना चाहता हूँ जिससे कि आगे भविष्य में इस तरह का किसी भी बच्चे के साथ ऐसी घटना घटित ना हो पाए, क्योंकि जिम्मेदार एक पद होता है डॉक्टर का, और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, और माता पिता वहां पर अपने बच्चे के जीभ का ऑपरेशन कराने जाते हैं, बच्चे खतना ऐसी घटना हो जाती है। तो ये कोई मामूली घटना नहीं थी, इसीलिए डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया था। बाकी जो भी अपडेट होगी दर्शकों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। तो जिस तरह से एम खान अस्पताल में इलाज कराने गया परिवार, अपने बच्चे के जीभ का इलाज कराने गया था और उस दौरान खतना कर दिया गया, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। क्या था पूरा मामला, आपको लगातार बता देते हैं। किसी ने परिजनों को डॉक्टर से दिखाने की सलाह दी थी क्योंकि बच्चा तुतलाता था, उसकी किसी परिजन को डॉक्टर से दिखाने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद तो संजय नगर के रहने वाले एक 2.5 साल का बच्चा बोल नहीं पाता था, तो किसी ने परिजन को सलाह दी कि बेटे को जीभ का ऑपरेशन करा दें तो उसका तुतलानापन सही हो जाएगा। सलाह पर परिजनों ने बच्चे को एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती करा दिया। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने उनके बेटे का तुतलाने का ऑपरेशन करने की बजाय खतना कर दिया। तो पूरा मामला आपको बता रहे हैं किस तरह से बच्चे को बोलने में दिक्कत थी, तुतलाता था वो बच्चा, और परिजनों को सलाह दी गई कि बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। और एम खान अस्पताल में पहुंचे ये परिजन वहां पर इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन के लिए, लेकिन देखिए जीभ के ऑपरेशन की जगह खतना कर दिया जाता है। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में 24 तारीख यानी शनिवार के दिन बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने करीब 2 लाख रुपए गन पॉइंट पर लूट लिए। मामला बताया जा रहा है कि चांदनी चौक के एक सोना चांदी के कारोबारी है साजन कुमार। उनके कर्मचारी गुड़गांव जा रहे थे किसी को पैसे देने के लिए, और कहीं न कहीं इस दौरान चांदनी चौक से ही ये बदमाश इन कर्मचारियों का पीछा कर रहे थे, इस कैब का पीछा कर रहे थे। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। सोर्सेज बताते हैं कि पुलिस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि प्रगति मैदान टनल की बात करें तो जहां से इस टनल की शुरुआत होती है वहां पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, और जहां पे ये टनल खत्म होता है वहां पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। बताया ये जा रहा है कि जहां पे ये घटना हुई है ये गार्ड जहां रहते हैं वहां से कहीं ना कहीं काफी दूरी पर थे। ऐसे में कहीं ना कहीं हमलावरों के पास पिस्टल थी, बंदूक थी, तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना को अंजाम कहीं ना कहीं इन बदमाशों ने दिया है और दिन दहाड़े 2 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और कहीं ना कहीं बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। उन्नाव पुलिस ने मनु अवस्थी पत्रकार मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आज पुलिस ने भूमाफिया अंशु गुप्ता और दीपक सिंह समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। 307 जैसी गंभीर धाराओं में अब सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताते चलें कि कल रात मनु अवस्थी पत्रकार को कुछ लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। पहले जिला अस्पताल और फिर पत्रकार मनु अवस्थी का इलाज हाईलाइट के कानपुर हाईलाइट अस्पताल में चल रहा था, जिसको लेकर उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। आज पुलिस महकमे में बड़ी कार्रवाई करते हुए भूमाफिया अंशु गुप्ता को निशाने पर रखा है। इतना ही नहीं, कल लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने इस मामले को जोर शोर से उठाया था और वर्तमान भाजपा सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। इसको देखते हुए पुलिस हरकत में आई और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब देखना यह होगा कि रसूखदार अंशु गुप्ता भूमाफिया गिरफ्तार कब होता है।